नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर अपडेट्स की वीडियो में। 14 जुलाई हो गई है आज। चलिए देखते हैं आज के कुछ प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है 2022 खेलो इंडिया यूथ गेम्स कौन से 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ होंगे, किस स्टेट में होंगे, हमें यह बताना है। बताइए आंसर करके। इसका सही उत्तर होगा बी, हरियाणा में जो है यह गेम्स होंगे। हरियाणा सरकार फरवरी 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन करेगा। पहले यह जो स्पोर्ट्स शो था वो 21 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक आयोजित होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर के कारण इसे स्थानांतरित कर दिया। और किस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो इन गेम्स में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अंडर 18 कैटेगरी के बच्चे खेलते हैं, इसीलिए इसको आगे की तरफ स्थगित कर दिया। अगर खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में अगर हम जाने, 21 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी एरिना में इन गेम्स का पहले संस्करण का जो है अनावरण किया था। बाद में फरवरी 2020 में मोदी ने ओडिशा के कटक शहर से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का भी शुभारंभ किया था। तो खेलो इंडिया गेम्स कब स्टार्ट हुए थे? 2018 21 जनवरी। तो इस हिसाब से जो 2022 में होने वाले हैं, इसका कौन सा संस्करण होगा, आप कमेंट करके बताइए। आज का दूसरा प्रश्न, बांग्लादेश में विकास की बेहतर समझ को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय जो है बंगबंधु चेयर जो है स्थापित करेगा? बंगबंधु चेयर, इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय? ये हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जब बांग्लादेश गए थे तब वहाँ पर जो है ये समझौता हुआ था। इसका सही उत्तर होगा डी, दिल्ली विश्वविद्यालय। बांग्लादेश में विकास के बेहतर समझ को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय एक बंगबंधु चेयर का निर्माण करेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में इस चेयर को स्थापित करने के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR और ढाका में दिल्ली विश्वविद्यालय के बीच जो है एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। कहाँ पर हुए? ढाका में। यह पहल इस साल मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा के दौरान बातचीत के एक परिणाम है। अब बंगबंधु के बारे में अगर देखें तो यह जो है यह चेयर बांग्लादेश के संस्थापक कौन? शेख मुजीबुर रहमान को सम्मानित करने और देश की मुक्ति युद्ध की 50वीं वर्षगांठ के साथ साथ ढाका के साथ भारत के राजनयिक संबंधों को मनाने के लिए स्थापित की जाएगी। यह चेयर कहाँ होगी? दिल्ली विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वदेशी आस्था और संस्कृति की रक्षा और संरक्षण के लिए एक नया विभाग, अलग से विभाग बनाने की घोषणा की है? किस राज्य ने? ए डिपार्टमेंट टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व इंडिजीनियस फेथ एंड कल्चर। इसका सही उत्तर होगा सी, असम ने। असम कैबिनेट ने राज्य के जनजातीय और स्वदेशी समुदाय के विश्वास, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा और संरक्षण के लिए एक स्वतंत्र विभाग बनाने की घोषणा की है। कौन कौन सी जनजातियां रहती हैं? बोडो, राभा और मिसिंग जैसी स्वदेशी जनजातियों के साथ साथ अन्य लोगों की अपनी धार्मिक मान्यताएं और अनूठी परंपराएं हैं, जिन्हें अब तक संरक्षण के लिए आवश्यक समर्थन नहीं मिला है। बैठक के दौरान कैबिनेट ने सहमति व्यक्त की कि सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक वित्तीय और प्रशासनिक सुधार आवश्यक है। फैसला किया गया कि आयुक्तों की अध्यक्षता वाली विभागीय समिति 2 करोड़ या उससे कम की परियोजनाओं को स्वतः ही मंजूरी देने के हकदार होंगे। आयुक्त तो कहाँ हुई है? असम में। अगला प्रश्न, टूर्नामेंट में शीर्ष स्कोरर के रूप में सम्मानित होने के बाद निम्नलिखित में से किस फुटबॉल खिलाड़ी को यूरो कप 2020 गोल्डन बूट अवार्ड जीता? गोल्डन बूट अवार्ड यूरो कप 2020 का, बताइए। इसका सही उत्तर होगा बी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। हाल ही में यूरो कप आयोजित हुआ, बताइए कौन सा देश जो है वो जीता? यूरो कप किसने जीता और किसे हराकर जीता? अगला प्रश्न कमेंट करके बताइए। भारत और किस देश ने हाल ही में रेल कार्गो मूवमेंट को संशोधित करने के लिए लेटर ऑफ एक्सचेंज पर हस्ताक्षर किए? रेल कार्गो मूवमेंट, बताइए किस देश की भारत के साथ
ये योजना है। इसका सही उत्तर होगा ए, नेपाल। भारत और नेपाल ने 2004 में हुई थी योजना, उसको अब संशोधित किया है भारत नेपाल रेल सेवा समझौता। संशोधित समझौते सभी अधिकृत कार्गो ट्रेन ऑपरेटर को नेपाल के कंटेनर और अन्य माल को भारतीय और नेपाल या किसी तीसरे देश के बीच भारतीय बंदरगाहों से नेपाल तक ले जाने के लिए भारतीय रेलवे नेटवर्क का उपयोग करने की अनुमति देता है। यानी नेपाल की, देखिए नेपाल की कोई समुद्री सीमा नहीं है, या तो बांग्लादेश या इंडिया, इन दो देशों से नेपाल समुद्री व्यापार करता है और बीच में इंडिया की रेलवे लाइन पड़ती है। तो ये समझौता है कि यहाँ से इनकी बंदरगाहों से नेपाल में सामान ले जाने के लिए नेपाल भारतीय रेल का यूज़ कर सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे बहरीन केरलीय समाज के 2021 के साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया? ये बहरीन केरलीय समाज जो है मलयालम भाषा के ये दिया जाता है, किसको मिला बताइए? इसका सही उत्तर होगा डी, ओमचेरी एनएन पिल्लई को। पत्रकार हैं और नाटककार ओमचेरी एनएन पिल्लई को 2021 के बहरीन केरलीय समाज के लिए चुना गया साहित्य पुरस्कार के लिए। बीकेएस अध्यक्ष कौन है? पीवी राधाकृष्ण पिल्लई। और महासचिव वर्गीस कराकल ने इस पुरस्कार की घोषणा की। समारोह दिल्ली में होगा। मलयालम भाषा और साहित्य में समग्र रूप से उनका योगदान के उल्लेखनीय है, जिसके कारण उन्हें यह पुरस्कार मिला। किन्हें? ओमचेरी एनएन पिल्लई जी को। अगला प्रश्न, द स्ट्रगल विदिन ए मेमोयर ऑफ एमरजेंसी, ए मेमोयर ऑफ एमरजेंसी किस बुक किसके द्वारा लिखी गई? द स्ट्रगल विदिन। इसका सही उत्तर होगा सी, अशोक चक्रवर्ती। अगला प्रश्न, WWF और UNEP रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय जानवर की 35% रेंज जो है संरक्षित क्षेत्रों से बाहर है? इनमें से किसकी? इसका सही उत्तर होगा बी, बाघ। देखते हैं, समझते हैं क्या है ये। अगला देखते हैं, WWF और UNEP ने एक रिपोर्ट में पाया कि भारत की 35% बाघ की श्रृंखलाएं जो हैं वर्तमान में संरक्षित क्षेत्र से बाहर हैं। मतलब 35% बाघ जो हैं वो सुरक्षित क्षेत्र से बाहर घूम रहे हैं, उन्हें सुरक्षित क्षेत्र में जगह नहीं मिल रही। रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? सभी के लिए भविष्य, मानव वन्यजीव सह अस्तित्व की आवश्यकता। जो अफ्रीकी शेर हैं वो रेंज का 40% और हाथी रेंज के 70% सुरक्षित क्षेत्र से बाहर हैं। चूँकि सुरक्षित क्षेत्र एक दूसरे से अलग हो गए हैं, इसलिए कई जानवर जो हैं अपने अस्तित्व के लिए मानव प्रधान स्थानों पर निर्भर रहते हैं और इसीलिए जानवरों और मानवों में कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। अगला प्रश्न, श्याम श्रीनिवासन को निम्नलिखित में से किस बैंक के प्रबंध निदेशक यानी MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया गया? श्याम श्रीनिवासन। इसका सही उत्तर होगा बी, फेडरल बैंक। श्याम श्रीनिवासन को फेडरल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। कब से कब तक? 23 सितंबर 2021 से 22 सितंबर 2024 तक, 3 साल की अवधि के लिए। और इस नियुक्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने मंजूरी दी। तो इसके लिए किसी भी बैंक की MD वगैरह के लिए कौन मंजूरी देता है? RBI। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अपने सभी निवासी और अतिथि आबादी का 100% टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया? UT। हमें UT बतानी है, कौन बना इनमें से? इसका सही उत्तर होगा डी, लद्दाख। लद्दाख ने अपने सभी निवासियों को, और गेस्ट पॉपुलेशन का मतलब जो वहाँ पर शरणार्थी गए हुए हैं या फिर जो वहाँ पर श्रमिक गए हुए हैं और या फिर नेपाली कुक जो हैं वो सब गए हैं, जो भी है वहाँ पर जो रहने वाला, उन सबको वैक्सीनेट कर दिया गया है लद्दाख में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी आपदा, प्राकृतिक आपदा, भारत में सबसे अधिक मौतों का कारण बनती है? हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई थी, उस रिपोर्ट के अनुसार इनमें से कौन है जो सबसे अधिक मौतों का कारण बनी? इसका सही उत्तर होगा ए, बिजली गिरना। जी हाँ,
देखिए 11 जुलाई है, सॉरी 11 जुलाई को यूपी और राजस्थान के कई जगह पर जो है 70 से अधिक लोगों पर बिजली गिरी, तो इसीलिए यह न्यूज़ में था। भारत की दूसरी वार्षिक बिजली रिपोर्ट लाइटनिंग रिपोर्ट में हाल ही में प्रकाशित हुई। इसके अनुसार भारत में बिजली प्रकृति की शक्तियों द्वारा मौत का सबसे बड़ा कारण बन गई। रिपोर्ट के अनुसार बिहार, देखिए कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा, बिहार में बिजली गिरने से सबसे अधिक मौतें हुई। 1 अप्रैल 2020 से 30 मार्च 2021 के बीच 401 मौतें हो चुकी हैं। बिहार के बाद किसका, उत्तर प्रदेश का स्थान है, 238 मौतें हुई। यूपी के बाद मध्य प्रदेश और उड़ीसा और फिर झारखंड, जबकि अन्य राज्यों में इस अवधि में 100 से कम मौतें हुई। इन राज्यों को छोड़कर, बिहार को छोड़कर अधिकांश राज्यों में जो है 2021 और 20 में देखें तो वज्रपात से होने वाली मौतों में गिरावट आई है। केवल बिहार में ही जो पहले 2019-20 में 221 थी, अब की बार 401 हो गई और 81% की छलांग लगाई। तो बिहार में सबसे ज़्यादा और ओवरऑल इंडिया में बिजली गिरने से सबसे अधिक मौतें होती हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश के उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में साइबर सुरक्षा उद्योग योजना का मसौदा तैयार किया? साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री प्लान, बताइए। इसका सही उत्तर होगा बी, चीन ने। चीन के उद्योग और सूचना मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा उद्योग योजना का मसौदा तैयार किया। यह चीन के साइबर सुरक्षा उद्योग को विकसित करने के लिए 3 साल की कार्य करेगा। चीन का जो साइबर सुरक्षा है 2023 तक 250 अरब युआन से अधिक होने का अनुमान है। यह मसौदा तैयार की गई है। देखिए क्यों तैयार किया गया, क्योंकि हाल ही में एक चीनी सवारी, जैसे इंडिया में ओला और ऊबर है, वहाँ की है दीदी चक्सिंग एक कंपनी है, उसने जो है डेटा गोपनीय कानूनों का उल्लंघन किया था। इसीलिए यह मसौदा तैयार करने की ठानी है चीनी सरकार ने। अगला प्रश्न, आषाढ़ी बीज हाल ही में न्यूज़ में था, नया साल है, बताइए किस राज्य से संबंधित है ये? इनमें से आषाढ़ी बीज, इसका सही उत्तर होगा गुजरात और गुजरात के कच्छ एरिया से। कच्छी नववर्ष हर साल आषाढ़ महीने में शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन 2021 में यह 12 जुलाई को मनाया गया। यह हिंदू नववर्ष गुजरात के कच्छ क्षेत्र में मनाया जाता है। विक्रम संवत 2078 की शुरुआत 12 जून 2021 से कच्छ क्षेत्र में हुई। गुजरात के अन्य हिस्सों में हिंदू नववर्ष दिवाली के बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष 1 में मनाया जाता है। यानी गुजरात के अन्य हिस्सों में दिवाली के बाद सिर्फ कच्छ क्षेत्र में ही आषाढ़ी जो है यह महीना 12 जुलाई को मनाया गया। कब? शुक्ल पक्ष। कच्छी नव वर्ष एक पारंपरिक मामला है और घरों में मनाया जाता है। इस अवसर पर गणेश, देवी लक्ष्मी और अन्य क्षेत्रीय देवताओं की पूजा की जाती है। आषाढ़ी बीज और इस त्यौहार को महाराष्ट्र के आषाढ़ी एकादशी उत्सव के साथ भ्रमित नहीं करना है, वो अलग है और गुजरात वाला अलग है। यह त्यौहार गुजरात के कच्छ क्षेत्र में बारिश की शुरुआत का प्रतीक है। आषाढ़ी बीज के दौरान वातावरण में नमी की जांच करके यह अनुमान लगाया जाता है कि कौन सी फसल उगानी बेहतर होगी कच्छ में। तो गुजरात के कच्छ में मनाया जाता है आषाढ़ी बीज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जो है नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली? इनमें से बताइए। इसका सही उत्तर होगा डी, शेर बहादुर देबुआ। नेपाली कांग्रेस के नेता हैं शेर बहादुर देउबा, नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने। 75 वर्षीय जो है मध्यमार्गी नेता हैं और राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने शपथ दिलाई। प्रधान न्यायाधीश चौलेंद्र शमशेर राणा की अगुवाई में 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने जो है आदेश जारी किया था कि देबुआ को संविधान के किस अनुच्छेद, नेपाली संविधान के 76(5) के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जानी चाहिए। तो आपको अनुच्छेद याद रखना है, किसे किया गया ये याद रखना है। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी और प्रधान न्यायाधीश हैं चौलेंद्र शमशेर राणा। चलिए कमेंट करके बताइए जो ये शेर बहादुर देबुआ हैं
ये नेपाल के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बने? नंबर बताइए। वैसे तो ये पहली बार नहीं बने हैं, इससे पहले 4 बार बन चुके हैं, यानी 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं। नेपाल के बताइए कौन से नंबर के बने हैं। अगला प्रश्न, वियतनाम ने निम्नलिखित में से किस शहर में अपना पहला मानद महावाणिज्य दूत नियुक्त किया? फर्स्ट ऑनरेरी काउंसिल जनरल। इनमें से किस शहर में? इसका सही उत्तर होगा बेंगलोर में। देखिए, वियतनाम और कर्नाटक राज्य के बीच व्यापार, अर्थशास्त्र, निवेश, पर्यटन, शैक्षिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाने के लिए बेंगलोर में वियतनाम के मानद महावाणिज्य दूत की नियुक्ति की। बेंगलुरु स्थित उद्योगपति कौन? एस.एन. श्रीनिवास मूर्ति को कर्नाटक के लिए वियतनाम का मानद महावाणिज्य दूत नियुक्त किया गया और वह 3 साल तक इस पद पर रहेंगे और वह भारत के वियतनाम से पहले मानद वाणिज्य दूत हैं। तो दोस्तों, यह था आज का हमारा। अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।